अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आई मीन एक्सप्रेशन। आप कहते कैसे हो, समझते कैसे हो, सुनते कैसे हो, ये हम मुद्दे हैं। माध्यम तो दृश्य, श्रव्य, मंचन, लेखन या भाषा के विभिन्न रूप कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। बहुत व्यथित मन से कहना पड़ रहा है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति कमजोर है, जिसे हमें मजबूत करनी है। अब असल सवाल है कि हम कैसी सोशल डायनेमिक्स रचते हैं, कैसी सामाजिक गतिशास्त्र का निर्माण करते हैं। प्रश्न यह भी है कि हम किस आर्थिकी, किस सामाजिकी में जीते हैं। यह प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हम समाज से लेते क्या हैं और देते क्या हैं। ये सारे मुद्दे सबके बाद अभिव्यक्ति की ओर ही चलेंगे। आज अगर आप देखें तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की संख्या भी आज ज़्यादा है, उन्हीं में आर्थिक गतिविधि भी ज़्यादा है, व्यवसाय भी उन्हीं में ज़्यादा होगा। चूंकि संदर्भ सिविल सेवा का है, जिस हिसाब से आर्थिकी है, देश काल और परिस्थिति है, व्यावसायिकता है, उस हिसाब से हिंदी माध्यम में चैन ना के बराबर है। दुखद स्थिति है हिंदुस्तान में, जहां 70% से ज्यादा आबादी हिंदी मीडियम की हो, हिंदी माध्यम की हो, 60 से ज्यादा तो है ही। अगर वहाँ परिणाम की दर यह हो तो यह निराशाजनक है। हमें अभिव्यक्ति के मुद्दे पे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। अब ये हो कैसे? तो एक बात होती स्थानीयता, एक बात ही होती भाव, एक बात होती भावना। ध्यान रहे, भाषा का संबंध व्याकरण से नहीं होता, भाव से होता है। जब तक अपनी भाषा को लेकर के आपके अंतःकरण में भाव नहीं पैदा होंगे, अभिव्यक्ति सुधरेगी नहीं। अभिव्यक्ति को सुधारने के लिए भाव प्रवणता लाएं, उसको लोकलाइज्ड करें। बहुत छोटी छोटी बात कहते हैं। हम लोग अपनी माँ को माई कहा करते थे, रस था उसमें, प्यार, स्नेह, समर्पण सब कुछ था। माई से अम्मा हुई, अम्मा से मम्मी, मम्मी से माम, माम से ममा, डैडी डेड हो गए। तो जब हम अपने व्यक्तिगत संदर्भों में इस तरीके का जीवन जी रहे हैं, भाव भावनाओं से दूर हो रहे हैं, तो निश्चित आप जानें कि अभिव्यक्ति तो कमजोर पड़ेगी ही, क्योंकि उसकी तो हमने तिलांजलि ही दे दी है। हमें इधर चलना पड़ेगा। हमने अब तक जो वीडियो बनाए हैं, अगर उस वीडियो को थोड़ा सा आप अंदर जाके पढ़ेंगे, समझेंगे, बिटवीन द लाइन्स एंड बिटवीन द वर्ड्स, तो उसके बड़े गहरे और गूढ़ अर्थ हैं। माई मड़ई घिरी गए रहबू कैसे, ये जिलाधिकारी के कथन हैं। ध्यान रहे, देश स्वतंत्र हो चुका है। कहने का तरीका तो आज यह भी है, हेलो आंटी, हाउ आर यू, लीगली नॉट पॉसिबल, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हुआ कि नहीं हुआ, अम्मा व्यथित जरूर हो गई। अम्मा राष्ट्र की संसाधन है, एक संसाधन को आपने दुखी छोड़ दिया। ध्यान रहे, दुखी संसाधन का प्रभाव किसी न किसी रूप में दुख में ही दिखेगा। अगर अभिव्यक्ति को सुधारना है तो आपको इन सब मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो हल्की बातें नहीं है। हम नहीं कहते कि आप माई कहना शुरू कर दें, लेकिन एक बार आम की अमराइयों और महुए की महक को महसूस जरूर करें।
एक छोटा सा प्रश्न करेंगे, फिर हम मुद्दे पे आ जाएंगे। 1982 जब हम बड़े हो रहे थे, इंटर पास करके बीएससी में आ रहे थे, तो हमने मिस्टर प्रदीप शुक्ला 82 बैच के टॉपर का एक इंटरव्यू पढ़ा था प्रगति मंजूषा में। उस दिन से आज तक हमने प्रभात कुमार जी को देखा, आमिर सुबहानी को देखा, वर्तमान के अंकुर गर्ग को देखा, इकबाल नारायण को देखा, फिर देखते ही रहे। मोना पृथ्वी को देखा, रूपा मिश्रा को देखा, आज सेना अग्रवाल एटसेट्रा एटसेट्रा, हरिता कुमार, फैजल साहब, तमाम लोगों को देखा। ये सब या तो तकनीकी विधा के विद्यार्थी हैं, या प्रबंधन के हैं, या चिकित्सा क्षेत्र के हैं। आप जरा सोचो, ऊपर के 100 या ज्यादा लोग इसी तरीके के हैं, अंग्रेजी का है, अंग्रेजी के जानने वाले हैं। देश में कुछ खास क्यों नहीं हुआ? क्या था 80 के पहले तत्कालीन परिस्थिति में आपकी उत्पादन दर, प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक कृत्य, उसके बाद क्या हुए? कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी, ह्यूमैनिटीज के विश्वविद्यालय, इनके स्वनामधन्य शिक्षक आज अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने विद्यार्थियों को इस तरीके से प्रेरित करें कि हिंदी आपकी मातृभाषा है, हिंदी में आप अपनी बातें अच्छे से कह सकते हो, गौरव महसूस करें। हीन भावना का तो कोई मतलब ही नहीं। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, आलोचना भी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी भी सीखें, अंग्रेजी समझें। किंतु आप जरा सोचो, यूएनओ में जाके भाषण देते समय या किसी विदेशी मंच में भाषण देते समय प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषण पर हम अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, बड़े खुश हो उठते हैं। याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का यूएनओ में दिया गया हिंदी में भाषण, या कुछ मंची विमोचन। हिंदू को आखिर वहीं काहे रख रहे हो? काहे हम बोलचाल की भाषा में नहीं लाते हो? काहे हमारे शिक्षक जो हिंदी माध्यम को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? काहे ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं कि जो हिंदी बोलेगा, जिसका माध्यम हिंदी होगा, वो गंवार होगा, वो बैकवर्ड होगा, और जो अंग्रेजी बोलेगा वो फॉरवर्ड होगा। कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति फॉरवर्ड होगा, जमीन पे बैठने वाला व्यक्ति बैकवर्ड होगा। जब तक इस समस्याओं का निदान नहीं हुआ, हिंदी अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में अपने महत्व से महरूम रहेगी। अपेक्षा है संस्थाएं, व्यक्ति, समाज, स्वयं सरकार, और सबसे अहम कड़ी है हमारा विद्वत जनिन समाज, शिक्षक, इन पर खासा ध्यान दें। हिंदी को लेकर के इन्फीरियरिटी न महसूस करें। याद आता उन्नीस शरण जी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, 78 रैंक थी 2008 में, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं। उन्होंने अपनी बिटिया का एडमिशन हिंदी माध्यम के स्कूल में कराया, प्राइमरी स्कूल में। तो सबको इस तरीके से अपने दायित्व और जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। अब सवाल है, ये तो कहानियां हैं, अभिव्यक्ति बने कैसे? बहुत सरल रास्ता है, थोड़ा सा काम करना इस पर। काम के दो अर्थ होते हैं, एक काम का अर्थ होता सेक्स, एक काम का होता कार्य। तो हिंदी के साथ मैथुन की प्रक्रिया का आनंद लेते हुए कार्य करें। हिंदी में रस है, रंग है, रोमांच है, कलरव है, उसे अनुभव करें। धीरे धीरे आपकी अभिव्यक्ति सुधरती चली जाएगी। अपेक्षा है अच्छी अच्छी लाइनें, अच्छे अच्छे कोटेशंस, सबसे नीचे हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी से 500 अच्छे अच्छे शब्द। अभी हम जीवंतता और जिजीविषा बोलेंगे तो पता लगा जीवंतता और जिजीविषा का आपको मतलब ही पता नहीं है। चलो बुरी बात नहीं है, हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी आप खरीदने में लगोगे, आपका पैसा फालतू जा रहा है। निवेश करना पड़ेगा,
अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी निवेश करते हैं। हम थोड़ी आपकी आर्थिक परिस्थितियों से वाकिफ तो हैं, इसी नाते हमने कुछ विशेष आयोजन किया है। लेकिन ध्यान रहे, संसाधनों का रोना कमजोर लोग रोते हैं। संसाधन मिल जाएंगे, बस मन तो बनाइए। और कुछ चीजें, अभी जो बातें मैं बोलूंगा वो तो आप कक्षा 6-7 से पढ़ के आए हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे। तो अपनी भाषा, अपने भाव और अपने दर्शन, अपनी आंचलिकता के प्रति गर्व करें और किसी भी मुद्दे को ले लें। निबंध की तैयारी कर रहे हैं और कुछ कोटेशन कलेक्ट कर लें। एक महत्वपूर्ण तुर्की कहावत है, गलत रास्ते भी जितना भी आगे चले गए हो लौट आइए। तो जब शब्द वाक्य आपके पास रहेंगे, जैसे निबंध पूछा गया, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, तो न कोई पढ़ाएगा न कोई लिखाएगा, आपको खुद से अनुभव करना पड़ेगा। आप कैसे बनाएं? सत्य एक अनुभविक संदर्भ है जिसे हमें महसूस करना पड़ता है, कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष। एक लाइन बनी तो यहां पे कोई चीज अल्टीमेट नहीं है। तो इस तरीके से संदर्भ लें, उस पे सोचें, लेकिन उसके पहले आपका शब्द भंडार, वाक्य संयोजन, ये सब अच्छे से हों, फिर धीरे धीरे गाड़ी चलने लगती है। आप कहीं भी चलें, किसी भी चीज पे चलें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक लाइन मिली, इसको कहीं उपयोग करिएगा और आगे बढ़ें किसी भी संदर्भ में। कोई कोटेशन आप ले सकते हैं, कोई बातें ले सकते हैं अपने अगल बगल से। जैसे हमने कल बोला, अर्थ का कुछ करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। एक लाइन आपको मिली, एक वाक्य मिला। ऐसे शब्दों को जुहाएं, भाषा को जुहाएं, भाव जुहाएं। जब आप इनके साथ काम भावना के साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे आप में जुनून पैदा होगा, और जब जुनून पैदा होगा तो अभिव्यक्ति मुद्दा नहीं रहेगी, ढेर सारी बातें आपको आती चली जाएंगी। कहीं से भी आप चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फूल हिस्ट्री का संदर्भ आया, पहले देख लें। तो इतिहास तथ्य, तिथि और दृष्टिकोण का ही परिचय, इतिहास तथ्य और तिथि का ही परिचय नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण का परिचय। घटना घटी तो क्यों घटी, यह घटना न घटी होती तो क्या होता, और घट गई तो अब क्या होगा। इस वैसे भी समझ सकते हैं। इतिहास हमें सीख देता है, हम कैसे थे, हम कैसे हो गए। यदि अभी भी कुछ न किया गया तो भविष्य में कौन कौन सी और घटनाएं घट जाएं। इसे हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। अच्छे लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। इतिहास क्या है, एक पुस्तक है ईएचकार की, वहाँ देखेंगे तो कैसी कैसी हिंदी लिखी हुई है। वे कहानियाँ जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के संदर्भ में परिचय कराती, उसे इतिहास कहते हैं। ऐसा ही था पहले कोई। इन सब संदर्भों से अपने लेखन की शुरुआत आप कर सकते हैं। इतिहास में एक सेंटेंस और, युद्ध और शांति इतिहास के सुपरिचित शब्द रहे हैं। इसके बिना तो शायद इतिहास लिखा जाना ही संभव नहीं। कहीं शुरुआत में डाल दें, कहीं कर दें, धीरे धीरे चीजें। आप पोल्ट्री में आओ, वस्तुतः किसी देश की राज व्यवस्था कानून के शासन तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर चलती है। यहां शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप में नहीं अपनाया गया है, विधि को विशेष अधिमान दिया गया है। त्रेता में राम कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपेस विधि हाथ, यानी कि विधि महत्वपूर्ण है। व्यवस्था कैसे चलेगी, विधि के साथ। हमें मूल अधिकार दिए गए हैं ताकि हम गरिमापूर्ण जीवन जी सकें,
हमसे कुछ अपेक्षाएं की गई हैं ताकि हम अपने कुछ मूल कर्तव्यों का संपादन कर सकें। शक्तिमत्ता के सिद्धांत का केंद्रीकरण न हो, इसी नाते भारतीय संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करता। आगे बढ़ो, ऐसे लाइनें पैदा करो। मुसीबत में हम एक हैं, आपातकाल में हम एक हैं। इसी कारण भारतीय संविधान ने आपातकाल की बात की, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच। ब्राइसी कहते हैं परिसंघीय सरकारें दुर्बल होती हैं। पढ़ोगे तब तो होगा ना, इसलिए आपातकाल आया। केंद्रीय सत्ता का स्थानीय सत्ता के साथ समायोजन ही सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो वर्तमान सरकार अपने आने वाले दिनों के साथ ही चर्चा में ला दी। तो ऐसी चीजें आप पैदा करो। मेक इन इंडिया भारत का भाग्य होना चाहिए, भारत को उसी पे काम करना चाहिए, अपनी क्षमता और संसाधनों का उसी आधार पर उपयोग करना चाहिए। ऐसे लाइनें पैदा करें, खोजें। आप इकोनॉमिक्स में आ जाओ। सैद्धांतिक रूप से अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स की सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप में मार्शल की। एक लाइन पैदा हो गई। मार्शल कहते हैं कि मांग और पूर्ति वस्तुतः कैंची की दो फलके हैं। जैसे कैंची का एक फलक कपड़ा नहीं काट सकता, वैसे मांग या पूर्ति अकेले कीमत का निर्णय नहीं कर सकते। हमारे एक विद्यार्थी रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि अर्थशास्त्र सीखने का एक सबसे सरल तरीका है कि आप अर्थशास्त्र को एहसास में लाएं। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी लाइनें कलेक्ट करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न के हिसाब से लाइनें बनाएंगे, धीरे धीरे आपकी अभिव्यक्ति सुधरती चली जाए। इकोलॉजी में आ गए। प्रकृति और मानव सहचर हैं। ये रिश्ते जब तक पुनीत और पवित्र बने रहेंगे, मानव जाति समृद्धि और विकास के पथ पर बढ़ती रहेगी। रिश्ते में आई खटास मानव जाति को संकट में डाल देगी। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा भी यही कहती है, कुछ रुके न, कुछ थके न, और जोड़ दो, रुको मत, थको मत, थमो मत, मत भूलो आज पतझड़ कल बसंत। तो इस तरीके से चीजें हम कितना कह सकते हैं, कितना बता सकते हैं, किंतु आप पैदा कर सकते हो। साइंस के लिए कुछ आदर्श लाइनें खोजें। विज्ञान और अध्यात्म में कोई मतभेद नहीं, दोनों गहरे संबंधित हैं। इसी नाते आइंस्टीन जी और गांधी जी गहरे दोस्त थे। फिर प्रश्न के हिसाब से धीरे धीरे अपनी अभिव्यक्ति बनाओ, सुधारो, चीज़ें बनती चली जाएंगी। कुछ करना भी ज़्यादा नहीं है, अच्छे लिटरेचर पढ़ो, मनन चिंतन करो, हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी लो, अंग्रेजी टू हिंदी डिक्शनरी लो, पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ो, उनसे अच्छे अच्छे शब्द सीखो। फिर देखो धीरे धीरे कैसे नहीं सुधरती अभिव्यक्ति। अपनी स्थानीयता, अपनी मातृभाषा को अधिमान दो। हम अवधी बोलते हैं, प्रकारांतर से ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ी बोले, तमिल वाला तमिलियन बोले, क्योंकि हमको विभिन्न परिस्थितियों में काम करना पड़ सकता है। अलग बात ट्रेनिंग के दौरान हमें वो भाषा सिखाई जाती है। तो इस तरीके से जब स्थानीयता में आप पारंगत होंगे, अपने आप को लेकर कोई हीन भावना नहीं होगी, तो आपका जुनून और पैशन बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद मिलेगा, अभिव्यक्ति आपकी सुधरती चली जाएगी। चलिए 1990 के आसपास चलते हैं। रथ यात्रा शुरू हो गई थी, मंडल कमीशन लागू हो चुका था, सोना बेचा और खरीदा जा रहा था।
राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। भारतीय आकाश पर अपशकुनी बादल मंडरा रहे थे। आर्थिकी की हाल यह थी कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 1.3 अरब डॉलर मात्र शेष थे, जो एक हफ्ते के व्यापार व्यवहार के लिए ही काफी थे। महंगाई अपनी नुमाइंदगी 17.6% पर कर रही थी, जो हाहाकारी थी। यही वे समय थे जब बुजुर्ग नरसिंह राव और बौद्धिक आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर और वित्त मंत्री ने भारत की सत्ता और आर्थिकी संभाली। तो जरा सोचो कि कैसे संभाली होगी इतने कठिन दिनों में। साधन अप्रयुक्त पड़े हुए थे, देश संकट में था। कहां से मिली होगी उनको प्रेरणा, कहां से मिली होगी उनको ताकत। तो सुधीजन कहते हैं कि हर संकट में हम भारतीय एक होते हैं। गजनी गोरी आए, मुगल आए, चीन के युद्ध में हम हार गए। पाकिस्तान के युद्ध में हमारी हार पर थोड़ा मलहम जरूर लगा, लेकिन दिक्कतें हमारी बढ़ती गईं। 90 तक आते आते हम दिक्कतों के सागर में घूम रहे थे। आखिर इन दिक्कतों के सागर में घूमते हुए हमारी उन दो विभूतियों ने जब आर्थिक उदारीकरण का सहारा लिया या देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति को सहारा देने का उपक्रम शुरू किया, तो कौन सी बात रही होगी। तो एक शब्द का उत्तर, भारत की जीवंतता और जिजीविषा। आप हिंदी माध्यम के हो जरूर, आप कमजोर अपने आप को न समझो, हीन भावना से ग्रस्त मत समझो। 80 के पहले वाला इतिहास या 2000 से 2010 वाला इतिहास हमको फिर से दोहराना है। हमें अपनी हिंदी मजबूत करनी है, हमें अच्छे लिटरेचर पढ़ने हैं, हमें अपनी शब्दावली बढ़ानी है, हमें अपने वाक्य संयोजन बेहतर करने हैं, हमें दिन रात मेहनत करनी है। आखिर अगर हम अपने आप को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा क्यों देगा भाई। आज बस इतना ही। कल हमने टॉपिक गलती से गलत बोल दिया था, वो कल होगा। कुछ बातें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से, आगे के टॉपिक मिला जुला के ऐसे ही हैं। फोकस ये है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अपना महत्व बेहतर करें, जिससे उनका सिविल सेवा परीक्षा में चयन बढ़े, उनकी दिक्कतें, उनकी हीन भावना दूर हो, वे आगे की ओर बढ़ें। हम आपके साथ हैं। हमारी बताई गई बातें माने। पिछले वीडियो को ध्यान से 2-2, 4-4 बार पढ़ें। वो नित नई नई बातें आपको बताएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो हमने अपना फ़ोन नंबर पहले आपको दिया भी, आज मैं फिर बोल दे रहा हूँ, 9650 28 98 09। उस पर कॉल करके अपनी भ्रांतियाँ दूर करें। यद्यपि भ्रांतियाँ हम चलते चलते दूर भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि हिंदी माध्यम में फिर से चैन का परचम लहराएगा, आपको भी खुशी होगी और हम तो उसी खुशी के लिए काम ही कर रहे हैं। अनंत शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलेंगे आपको यह बताने के लिए कि हिंदी माध्यम की क्या जटिलताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।